लेटेस्ट डेवलपमेंट में ये हुआ, जो नाज़रीन अभी अभी जागे हैं या जो उन्होंने टीवी ऑन किया है उनके लिए खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट करके, ट्वीट तो नहीं कहूँगी, ट्रूथ सोशल उनका प्लेटफॉर्म है जिस पर उन्होंने मैसेज कर दिया है, लिख दिया है कि इसराइल और ईरान में जंगबंदी हो गई है। मुबारकबाद भी पूरी दुनिया को उन्होंने दे दी है, इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। अब्बास इराक़ची ने इससे पहले ट्वीट करके कहा था कि हमने 4 बजे सुबह 4 बजे से हमने स्ट्राइक करना बंद कर दिया है। फिर बारी थी, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने मैसेज के मुताबिक, पहले 12 घंटे ईरान ने रुकना होगा, उसके बाद 12 घंटे इसराइल तामुल का मुजाहरा करेगा और फिर ये 12 रोज़ा जंगबंदी यूं खत्म हो जाएगी। यानी कि 12-12-12 का उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। तो अब बाकायदा ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज करके कि जंगबंदी हो गई है, अब दोनों मुल्क जो हैं ईरान और इसराइल इसकी खिलाफ वर्जी ना करे। इस सारी सिनेरियो में मुझे ख्याल आया एक शख्स का जिनका नाम है रजा पहलवी। बड़े मैसेज आ रहे थे, बड़े वीडियो पैगामात आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो बस पहुंचे और टेक ओवर कर लेंगे वो ईरान में जाके। सो किसी ने बड़े मजे का उनके बारे में तबसरा किया है कि वो रेलिवेंट रहने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई शख्स जो है वो विंडो 95 इंस्टॉल करने की कोशिश करे, यानी उन्होंने अपने आप को इस तरह इंस्टॉल करने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम हो गए। और फिर उसके बाद अब जो रिसेंट डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज है, उन्होंने ये कहा कि सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात भी कर रहे थे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अब से कुछ देर पहले तक हमें ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया है वो किस तरफ जाएगा, उसके ऊपर अमल होगा नहीं होगा, कैसे होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि जंगबंदी का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। अब्बास इराक़ची ने 4 बजे से ही ये ऐलान कर दिया था कि हम दोबारा इसराइल के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे। आप क्या देख रहे हैं, ये चीज़ एस्केलेट हो गई? आपके इनिशियल रिमार्क्स लेना चाहूँगा मैं इसके ऊपर। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान ने हमेशा ये कहा कि ईरान एग्रेसर नहीं है। दूसरा, ईरान ने ये कहा कि हम तब तक जवाब देते रहेंगे जब तक हमारे ऊपर हमला किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो भी अब अमेरिकन ने फैसला किया है कि हम मज़ीद लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे और सीज फायर होगा, तो मैं समझता हूँ कि ईरान तो पहले ही एग्रेशन नहीं कर रहा था। ईरान तो डायलॉग, डिप्लोमेसी के टेबल के ऊपर था। तो ईरान को डिप्लोमेसी के टेबल से उठाकर जंगी एनवायरनमेंट में लेके आया गया, उसके ऊपर हमला किया और गया ट्वाइस। पहले आपको याद होगा कि ईरान अमेरिका डायलॉग हो रहा था तो इजराइल ने हमला कर दिया। फिर ईरान यूरोपियन यूनियन के डायलॉग हो रहे थे जिनीवा में, जब ईरानी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थे तो फिर हमला कर दिया अमेरिका ने। तो मेरा ख्याल है कि ईरान जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी और टेबल टॉक के ऊपर को अहमियत देता रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो रास्ता अमेरिका और इजराइल ने चुना वो डिप्लोमेसी नहीं था, वो जंग था। लेकिन ईरान फिर भी बैठने को तैयार है और डॉक्टर कमर चीमा साहब, इस पे मैं आपका तबसरा चाहूंगी, क्या वापसी दोबारा टेबल पर बैठेगा ईरान, और बैठेगा तो अब क्या शराइत होंगी? क्योंकि बीच में बहुत सारे बयानात भी आए आला सतह से ईरान की तरफ से कि अब हम NPT से निकल गए, अब हम इंस्पेक्शन की इजाज़त नहीं देंगे, अब हम जो दिल चाहेगा करेंगे, जैसे कि इसराइल को अलाउ है। अब क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, अब रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होगा, रूल्स ऑफ गेम्स क्या हो गया? देखिए, इसमें सिंपल सी बात यह है कि ईरान के पास बहुत अच्छा एक जो मौका आ गया। वो मौका ये आया है कि ईरान इंटरनेशनली ऑलरेडी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA के सेफ गार्ड्स के तहत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहा था। और ईरान के बारे में IAEA ने कहा था कि वो किसी किस्म की न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ नहीं जा रहा, जो IAEA के पास इंफॉर्मेशन है। और ये IAEA के चीफ ने अभी रिसेंटली ये बात की है, ये 4-6 दिन पहले। सो सवाल ये पैदा होता है कि ईरान IAEA का मेंबर भी हो, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो IAEA के नीचे काम कर रहा हो, IAEA के सेफ गार्ड्स के नीचे काम कर रहा हो, ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी मेंबर हो, और इवन देन उसके ऊपर हमला कर दिया जाए। और जो ईरान को पीसफुल जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका भी हक हो, लेकिन फिर भी हमला कर दिया जाए, तो जारी बात है अब ईरान की ये लीडरशिप को सोचना है कि किस तरह इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को अंडरमाइन किया गया है। और इस अंडरमाइन करने की वजह से अब ईरान के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। और क्योंकि उन्होंने जो हमले किए हैं वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे भी किए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे किए हैं, तो अब ईरान एक नए तरीके से असेसमेंट करेगा और सोचेगा कि अगर मैं इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा था और बैनुल-अक़वामी अदारों के तहत काम कर रहा था तो मेरे ऊपर हमला कर दिया गया है, तो अगर मैं बाहर चला जाता हूँ, देखिए नॉर्थ कोरिया ने भी तो NPT छोड़ी थी,
ईरान इसराइल खुद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। ये देखिए डुप्लिसिटी है, ये इंटरनेशनल लॉ की और ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की डिप्लोसिटी। और मैं आपको बताता चलूं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा था कि जो हमले ईरान के ऊपर हुए हैं वो लीगल नहीं है, और खासतौर पे उन्होंने अमेरिकन जो हमलों की बात की थी, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ईरान का आईए सेफगार्ड्स के नीचे काम करते हुए थे। इसलिए फ्रांस कह रहा है कि जनाब ये हमले लीगल नहीं है, क्योंकि वो एनपीटी के मेंबर थे, इसलिए फ्रांस ये कह रहा है कि ये हमले लीगल नहीं है। सो मेरा ख्याल है अब ईरान सोचेगा कि हमें कौन सी डायरेक्शन की तरफ जाना है, बिकॉज अगर वो कानून को फॉलो करें और फिर भी हमले कर दिए जाएं तो जाहिर बात है ये एक तशवीश, और ये दुनिया के हर मुल्क के लिए हो सकती है। दुनिया के और भी तो ऐसे मुल्क हैं जो एनपीटी के मेंबर हैं, उन के ऊपर भी कल को हमला कर दिया जाए तो फिर बैनुल-अक़वामी कवानीन का क्या फ़ायदा रहेगा। कमर साहब, ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात, आपने कहा कि ईरान इस बारे में सोचेगा, बट बैनुल-अक़वामी कवानीन नेतन्याहू के ऊपर, इसराइल के ऊपर क्यों नहीं लागू होते? वो कब लागू होंगे, उनको कौन लागू करवाएगा? ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए ये बड़ा हर आम आदमी का ये सवाल है जो आपने किया है कि ये दो किस्म के इंटरनेशनल लॉ क्यों हैं। ओपिनियन भी ये बिल्ड हो गई है वेस्ट के अंदर भी कि इजराइल ने जिस तरह जेनोसाइड किया है, अब इसको जेनोसाइड, वाकई लफ्ज जेनोसाइड इस्तेमाल किया जा रहा है गजा के अंदर, तो क्या इजराइल को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा? और अगर इजराइल को अकाउंटेबल नहीं आप ठहराते तो फिर आपने किस तरह का बैनुल-अक़वामी निज़ाम जो है वो दुनिया के सामने रखा है। सो हम ये अक्सर कहा करते थे, जितने भी ये डेवलपिंग नेशंस हैं, छोटे ममालिक हैं, उनके ऊपर एक रिफ्यूज होता था, एक अम्ब्रेला होती थी इंटरनेशनल लॉ की, बैनुल-अक़वामी अदारों की, वो सारी की सारी अम्ब्रेला जो है वो उड़ा के रख दी गई है। और ये सवाल मैं समझता हूँ बड़ी ताकतों को पूछने चाहिए। देखें, हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं ग्लोबल साउथ, कि वो ममालिक जो ग्लोबल नॉर्थ का इंडस्ट्रियली एंड टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, वो एक अल्टरनेट वर्ल्ड है जो उभर रही है, जिसमें इंडिया है, चाइना है। इनको सवाल करना चाहिए और कि भाई ये क्या तरीका है कि जिन कवानीन को, जिन रूल्स बेस्ड ऑर्डर को आपने बनाया, अगर उन्हीं को तोड़ देना है तो फिर आपने इंटरनेशनल निज़ाम को कैसे लेके चलना है। ये 1945 में जब ये सारा यूएन चार्टर और सारा कुछ बना तो उस वक्त लोगों को कन्विंस किया गया कि इसके नीचे आ जाएं, लोग इसके नीचे आ गए हैं, और अब इजराइल को जो इम्यूनिटी हासिल है कि वो जो मर्जी वायलेशन करता रहे। तो ये आम आदमी का सवाल है, लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा। कौन सा वो मुल्क है या और मुल्क हैं जो ये कर सकते हैं, जो बाकी मुल्कों को इस चीज़ पर कायल कर सकते हैं? इंडिया की अगर मिसाल लें तो इंडिया ने तो सारे सिनेरियो में चुप साधे रहे। हम तो समझ रहे थे वो ईरान की एटलीस्ट इस पे मजम्मत करेंगे कि अमेरिका ने या इसराइल ने अटैक किया, वो वहाँ भी खामोश रहा है। चाइना एक रोल प्ले कर सकता है, लेकिन आप समझते हैं कि चाइना की बात अमेरिका, इसराइल, ये कंट्रीज सुनेंगी या बेस्ट सुनेगा? देखिए, इंडिया तो जिस तरह आपने नाम लिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। इंडिया सो कॉल्ड कहता है जी हम ग्लोबल साउथ को चलाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया एक्सपोज इसलिए हुआ है कि देखिए इंडिया ने इजरायली हमलों को कंडेम नहीं किया और फोन किया है कि जी हमें आपके ऊपर अफसोस है। जो जिसने कत्ल किया है उसको नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, लेकिन जो मकतूल है उसको कह रहा है मुझे तुम्हारे साथ अफसोस है। इंडिया तो बहुत बुरी तरह इस पे एक्सपोज हुआ है, जो आप बात कह रही थी। और पता चल गया इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी की हम बात किया करते थे, उन्होंने बता दिया कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, वो ईरान के साथ नहीं खड़े हुए। और हमारे दोस्त जो ईरान के अंदर हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत गौर से देखा होगा इस सारे प्रोसेस के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा। ये पाकिस्तान ही है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ईरान का केस लड़ रहा है। और ये देखें, ये पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इन ममालिक को चाहिए कि एटलीस्ट बैनुल-अक़वामी अदारों की जो एफिकेसी है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहाल किया जाए और एटलीस्ट ये सवाल उठाया जाए। ये सवाल यूनिवर्सिटियों में, टेलीविजन में तो हम जरूर उठाते हैं, लेकिन जब तक ये ग्लोबल डिप्लोमेटिक पावरफुल टेबल्स के ऊपर आप ये सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक मैं नहीं समझता। और यहाँ पे अपनी जो ग्रेट पावर्स हैं उन्हें अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल के बात करनी पड़ेगी। जो फ्यूचर में ग्रेट पावर्स बनना चाहते हैं, सुपर पावर बनना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमीज बड़ी हैं, उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, उनको चाहिए कि वो एक ऑल्टरनेट देखें। वर्ल्ड की बात अब की जा रही है, तो क्या वो वाकई ही एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड को लीड करना चाहते हैं जो अफेक्टेड है, जो मुतासर है इजराइल जैसे जिंगोइस्टिक वॉरमोंगरर कंट्री की तरफ से? तो मैं समझता हूं कि इस पे बहस होनी चाहिए।
कि क्यों इंटरनेशनल लॉ कॉम्प्रोमाइज हुआ। और डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये जो भी आपने इंडिया के किरदार पर बड़ा अच्छा तबसरा किया, यहाँ पर अब मुझे लगता है कि ये बात ईरान के समझने के लिए है कि कौन उसका दोस्त मुल्क है, कौन ब्रादर मुल्क है। इंडिया के बारे में तो यही वो ईरान अब अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए ईरान को कि द अप्रोच इज सेम, नेतन्याहू वाली अप्रोच है, मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर मबनी है। एंड जस्ट बिकॉज थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट के अंदर इंडिया की, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया उनके हक में है। देखिए, इंडिया का तो डबल फेस मैंने आपको बताया ना सामने आया है। ये इंतहाई डबल फेस सामने आया है कि देखें, आप इजराइल ईरान के पास जाते हैं और कहते हैं कि जनाब, जिस तरह आप साइम साहब बात कर रहे हैं कि जनाब चाबहार पोर्ट को बहाल करते हैं और यहाँ पे एक्टिविटी शुरू होंगी, ठीक है, करें, आप इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने ईरान के साथ किया क्या है जी? आप ईरान के साथ कहाँ पे खड़े हुए हैं? आपने ईरान को कौन सी सफारती मदद दी है? आपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है इजराइल ने एलिमिनेट कर दी है, आपसे अफसोस नहीं हुआ उनसे? और कल भी आप देखें, क्या मोदी साहब की डबल स्टैंडर्ड देखें कि कल आपने फोन, जब अमेरिका ने हमला किया, तो जब फ्रांस जैसा मुल्क ये कह रहा है कि गलत है, जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन इंडिया नहीं कह सकता ये अल्फाज, तो नरेंद्र मोदी साहब फोन कर रहे हैं ईरान के सदर को। अमेरिका के सदर से भी तो आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी उनको कहते कि आपने उनको कंडेम करते कि आपने ये क्यों किया। मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है इस सेंस में कि उसकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो डरता है, वो और बिहाइंड द सीन गेम्स करने की कोशिश करता है, साजिशें करने की कोशिश करता है वो। क्योंकि देखिए, इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे खित्ते के अंदर वो अपना जो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क चलाना चाहता है डीप अपनी स्टेट के जरिए, वो यहाँ पे जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जैसे टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, वो इस खित्ते के अंदर बैठ के वो चाहता है कि हम पाकिस्तान को प्रॉक्सीज के जरिए डिस्टेबलाइज करें। तो वो बेसिकली उसका तरीकाकार ये है बिहाइंड द सीन काम करने का, प्रॉक्सीज के जरिए काम करने का, डीप स्टेट के जरिए काम करने का। वो स्टेट ऑफ द आर्ट डिप्लोमेसी तो वो कर ही नहीं सकते, वो बोल ही नहीं सकते। 1.4 अब तो दुनिया इंडिया के अंदर सवाल हो रहे हैं, 1.4 बिलियन की आप आबादी है, आपकी क्या डिप्लोमेटिक पोजीशन है? आप ईरान के सदर को फोन करते हैं, आप अमेरिका के बारे में एक लफ्ज नहीं बोल सकते। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, पाकिस्तान की जो सारी की सारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, उन्होंने इंतहाई बोल्ड मुनासिब फैसले किए, जहां पे हमने ईरान के हक में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बात की और इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने की बात की, बैनुल-अक़वामी नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को अपहोल्ड करने की बात की। और आज ईरान, इसीलिए तशक्कुर पाकिस्तान कहता है, दुनिया में मुसलमान, दुनिया में बहुत ममालिक हैं जिनके ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे, लेकिन ईरान की पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे हैं। मैं समझता हूँ इस पे पाकिस्तान की लीडरशिप को जितनी मुबारकबाद दी जाए, तमाम लीडरशिप, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप को, ऑपोजिशन को। बिल्कुल, अब ईरान की अगर हम बात करें तो आप अब जाहिर है जिस तरीके से एक्सपोज हुआ इंटेलिजेंस नेटवर्क इंडिया का, अगर हम ये कहें कि मुसाद और रॉ जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं तो गलत ना होगा। जिस तरीके से वहाँ पर उनके पासदारान इनकलाब के रहनुमा, साइंटिस्ट, आर्मी चीफ को शहीद किया गया, कौन लोग इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे थे, ये सबके सामने आ गया। अब 7 मुल्कों की सरहदें लगती हैं ईरान के साथ, बड़े अहम मुल्क साबित हुए पाकिस्तान, चाइना। तो आप समझते हैं कि अब नई सफ बंदियां होंगी और ये रियलाइजेशन है इस खत्ते के मुल्कों में, खासतौर पे ईरान की बात करें तो? हम देखें, बहुत सारे पाकिस्तानियों को शायद नहीं पता होगा कि इंडियन मिसाइल्स इजराइल इस्तेमाल करता रहा, इंडियन मिसाइल्स और इंडियन डिफेंस सिस्टम इजराइल इस्तेमाल करता रहा, और इंडियन जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और इजराइल की जो एजेंसीज हैं, वो मिल के उन्होंने ऐसे डिफेंस सिस्टम क्रिएट किए हैं उन्हीं के जरिए। सो इंडिया वाज अ पार्टनर, इंडिया तो असला दे रहा था इजराइल को। गजा के अंदर भी जब हमले हुए तो इंडियन असला इस्तेमाल हुआ, ईरान के ऊपर जब हमले हुए तब भी इंडियन असला इस्तेमाल हुआ, और जब ईरान हमले करता था तो इंडियन असला ही आगे से इस्तेमाल होता था बहुत ज्यादा ईरानी हमलों को डिफेंड करने के लिए। तो ये ईरान को तो सारी बात है, सिचुएशन बड़ी क्लियर हो गई है कि इस अनार्किक वर्ल्ड के अंदर जहां पे क्योस है, क्राइसिस है, जहां पे कोई किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, जहां पे नरेंद्र मोदी जो है वो ट्रम्प साहब को फोन करके ये नहीं कहता कि आपने गलत किया या कंडेम नहीं करता, लेकिन अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान ने ये बताया है कि हम ईरान के साथ खड़े थे हर लिहाज से। देखें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो बैठ के बात करना
देखें वो पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये बात की है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान वो जैसे ना यू कॉल स्पेड अ स्पेड, आपने जो हकीकत है वो एक्सप्लेन की है और दुनिया आपको इसलिए अप्रिशिएट करती है। और भारत को इस चीज को देखना होगा कि वो इस सारे प्रोसेस में अपना मुस्बत किरदार क्यों अदा नहीं करता, वो क्यों खित्ते में कनेक्टिविटी की बात नहीं करता, वो क्यों नहीं चाहता कि सारा खित्ता जुड़े, वो क्यों चाहते हैं कि हम अपनी जो डोमिनेंस एंड हेजमनी इस खित्ते में रखें, वो क्यों पुलिसमैन बनना चाहता है, वो ये चीजें नहीं कर सकते। पिछले 11 साल से तो नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे थे और ईरान में भी जाके बहुत कुछ करने की कोशिशें कर रहे थे। ईरान ने तो तशक्कर पाकिस्तान कह दिया, ट्रंप साहब के साथ बहुत कुछ करने की कोशिशें कर रहे थे, उन्होंने थैंक यू पाकिस्तान कह दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपने अपने कार्ड्स खेलता रहे, जिस अंदाज से एक जिसे कहते हैं ना दरमियानी सतह पे हम अपने इंटरेस्ट को भी वॉच करते हैं पाकिस्तान, हम अपने दोस्तों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम बैनुल-अक़वामी लॉ, इंटरनेशनल लॉ को भी अपहोल्ड करने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि जो सही एक बैलेंस पोजीशन हमें लेनी चाहिए वो हमारी अवाम ने, हमारे मीडिया ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने ली है और ये अप्रिशिएबल है। और इंडियन मीडिया सारा टाइम एक ही बात दिखा रहा था कि कब ईरान जो है वो कमजोर हो, कब ईरान जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो, ये इंडियन मीडिया दिखा रहा था। और आप इंडियन मीडिया लगा के देख सकते हैं, और इंडियन पॉलिटिकल क्लास साइलेंट थी, उनको सिर्फ ईरान से तेल चाहिए, उनको सिर्फ ईरान से वो सपोर्ट चाहिए कि जिससे वो खित्ते के अंदर शायद कोई डिस्टेबलाइजेशन का फैक्टर प्ले कर सके। लेकिन ईरान को अब पता चल गया है कि उनका जो दोस्त है वो सिर्फ पाकिस्तान है, और नेबरिंग कंट्री में हक अदा कर दिया हमने। इस वक्त जब बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हों, मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस आपने की सिचुएशन का, और ये बड़ी अहम बातें हैं जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने पत्ते खेले हैं।